अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस टॉपिक जो इसका पार्ट 1 है इसमें डिस्कस कर रहे थे RLC सीरीज़ सर्किट। ठीक हो गया। और उसमें हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे और वो कौन से थे स्टूडेंट्स, लो फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है और लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, सर्किट किसके तौर पे बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स, जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो एक्स सी जो है वो डोमिनेट कर रहा था एक्स एल को, और उस केस में जो सर्किट है वो आर सी सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा था। कौन सा सर्किट? आर एल सी सीरीज सर्किट। अब उसके बाद जब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो उस केस में एक्स एल जो है वो डोमिनेट कर जाता है एक्स सी से बड़ा हो जाता है, और स्टूडेंट्स जो सर्किट है वो बिहेव करता है आर एल सीरीज सर्किट के तौर पे। ये हमने प्रीवियस डिस्कशन में जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे जब एक्स एल बराबर हो जाएगा एक्स सी के। देखें, इसमें एक्स एल जो है एक्स सी बड़ा हो रहा है एक्स एल से, इसमें एक्स एल बड़ा हो रहा है एक्स सी से। अब उस केस में क्या होगा जब एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर हो जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हमने फार्मूला पहले ही डिस्कस किया हुआ है, और इम्पीडेंस डायग्राम को भी हम जानते हैं कि जो एक्सएल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक्सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। चूंकि दोनों बराबर हैं तो इसलिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल मैंने बराबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं इम्पीडेंस डायग्राम में। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ये आर यानी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, गौर करें आप लोग, तो जब ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो नेट हमारे पास रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे या कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला हमें किसके पता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बार बार डिस्कस किया है। आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आर स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा। अब एक्स एल और एक्स सी दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो एक्स एल में से एक्स सी को माइनस करें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स आंसर आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि एक्स सी आपके पास और एक्स एल का फार्मूला यहाँ पे जेड आपके पास यानी इम्पीडेंस आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और आपको पता है कि ये आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा आर के इक्वल। यानी जो नेट आपके पास इम्पीडेंस आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको अगर ये फार्मूला के थ्रू समझ नहीं आ रहा तो इसको आप गौर से देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, 2 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाली सारी जो है इनको हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन इसको ख़त्म कर देंगे और आपके पास एक ही वेक्टर बच जाएगा आर। तो आइए ज़रा इसकी इम्पीडेंस डायग्राम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्पीडेंस डायग्राम को सिर्फ एक जो आर रेजिस्टेंस से शो किया हुआ है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और यही यहाँ पे फार्मूला की डेरिवेशन भी की हुई है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम मैथमेटिकली जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करना चाहें तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है रेजोनेंस क्या होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कहा है कि जब रेजोनेंस होती है यानी एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाता है, इस केस में स्टूडेंट्स जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हैं ये दोनों बराबर हो जाती हैं। हालांकि आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर रिमूव हो गए, नहीं, वो सर्किट में मौजूद हैं, लेकिन दोनों की रिएक्टेंसेस इक्वल होने की वजह से सर्किट प्योरली बिहेव करेगा रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे। ऐसा लगेगा कि इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर अपना काम नहीं कर रहे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस केस में ये रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा, और जब रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा तो आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दरअसल क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स करंट और वोल्टेज रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, इन फेज हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास जो डायग्राम है ये करंट की है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये है जी वोल्टेज की। तो दोनों इन फेज हैं, सेम टाइम पे मैक्सिमम हो रहे हैं, सेम टाइम पे मिनिमम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो इस वजह से इस सर्किट को नाम दिया जाता है रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस सर्किट। यानी जब रेजोनेंस कंडीशन होती है उस वक्त वोल्टेज और करंट क्या हो जाते हैं, इन फेज। अब स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे एक्स एल और एक्स सी जब बराबर हो जाते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हम स्टूडेंट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा है एक्स एल किसके बराबर हो गया, एक्स सी के इक्वल, और एक्स एल का फार्मूला होता है ओमेगा एल के बराबर, एक्स सी का फार्मूला होता है 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल। अब ओमेगा के साथ मैंने एक छोटा सा आर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस। अब सर्किट जो है वो रेजोनेंस कंडीशन पे आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में ये ओमेगा आर हो जाएगा, ये भी ओमेगा आर हो जाएगा। तो ओमेगा आर का यहाँ अगर मैं इस ओमेगा आर को इस साइड पे लेके जाना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, ओमेगा आर का स्क्वायर बन जाएगा और ये आ जाएगा 1 ओवर एल सी। ओमेगा आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एफ और आर। एफ आर स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एल सी। अब दोनों तरफ स्टूडेंट्स आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय एल सी का होल स्क्वायर रूट और ये 2 पाई एफ आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो हमने डिराइव की है ये 2 पाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इस राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एफ आर यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। इसको हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप यहाँ पे गौर करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दरअसल किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो इंडक्टेंस पे और एक कैपेसिटेंस पे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फ्रीक्वेंसी की विद रिस्पेक्ट टू करंट। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ डिस्कस करने से पहले कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं RLC सीरीज सर्किट की, वो हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, वो आसानी से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमने अभी डिराइव किया है फार्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट LC, अभी हमने डिराइव किया है। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, यानी इसका मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक तो इंडक्टेंस और दूसरा कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। दूसरा इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है स्टूडेंट्स, के इम्पीडेंस जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है एट रेजोनेंस। अभी हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब रेजोनेंस होती है तो उस वक्त XL जो है वो किसके बराबर हो जाता है, XC के इक्वल। और आपको पता है इम्पीडेंस का फार्मूला किसके बराबर होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब आप स्टूडेंट्स XL और XC दोनों को बराबर पुट कर देंगे तो इसका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ क्या बच जाएगा, R स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो Z दरअसल किसके बराबर आ जाएगा, R के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस टाइम पे जब रेजोनेंस होगी उस वक्त इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी और जो सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। और आपने AC थ्रू रेजिस्टर में पढ़ा है कि जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगा होता है सर्किट में, ऐसा बिहेव करेगा RLC सीरीज सर्किट। तो उस केस में वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स इन फेज हो जाएंगे इसका मतलब क्या होता है कि थीटा यानी फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपने पावर फैक्टर पढ़ा हुआ है पावर वाले टॉपिक में, पावर फैक्टर कॉस थीटा को कहते हैं और कॉस थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री। तो कॉस ऑफ 0 स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, 1, यानी पावर फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। किस वक्त, जब रेजोनेंस होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरी अहम प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि हम अभी बात कर रहे थे जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इम्पीडेंस जो है यहाँ पे कम हो गई है। आप गौर करें तो इम्पीडेंस का फार्मूला है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये वाला फैक्टर यहाँ से ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट्स, जब ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और किस वक्त मिनिमम होगी, एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे स्टूडेंट्स इम्पीडेंस मिनिमम हो गई। तो ये आपकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हो गई RLC सीरीज सर्किट की। उसके बाद फोर्थ इसकी करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में ये गिवन है सारी करेक्टरिस्टिक्स, कि जब इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी, उस टाइम पे करंट किसके बराबर होगा, करंट का फार्मूला होता है V डिवाइडेड बाय Z। Z रिप्रेजेंट्स इम्पीडेंस। तो स्टूडेंट्स इम्पीडेंस एट रेजोनेंस किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, कम होगी, तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है ना दोनों का आपस में। इस केस में स्टूडेंट्स करंट आपके पास हो जाएगा मैक्सिमम।
इम्पीडेंस मिनिमम, करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम बाय ओहम्स लॉ, आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो आपके पास करंट का जो फार्मूला आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, आई नॉट के इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में देखना चाहें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व मैंने ड्रॉ की हुई है। वाई एक्सिस पे आप करंट ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो कंडीशन है एफ आर, इसको हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। इस टाइम पे स्टूडेंट्स मैंने अभी कहा है कि इम्पीडेंस क्या हो जाती है मिनिमम, तो करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। आपको ग्राफ से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस पॉइंट पे करंट क्या है मैक्सिमम, यहाँ पे भी करंट कम है, यहाँ पे भी करंट कम है, लेकिन इस पॉइंट पे करंट क्या है स्टूडेंट्स मैक्सिमम। और दूसरी अहम बात यहाँ पे आपने गौर करना है कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो उस केस में स्टूडेंट्स सर्किट जो है वो आर सी सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, और जब ज़्यादा होगी तो ये आर एल सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। और जब स्टूडेंट्स आपके पास रेजोनेंस कंडीशन होगी तो उसमें सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, इसका मतलब ये भी है। और उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि स्टूडेंट्स वी एल और वी सी क्या हैं, इसको समझते हैं हम पहले सर्किट डायग्राम से। जी स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें आर है रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको वी आर से जाहिर कर लें, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल से जाहिर कर लें, और जो स्टूडेंट्स कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको आप वी सी से रिप्रेजेंट कर लें। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम टोटल वोल्टेज यहाँ पे वी अप्लाई कर रहे हैं और फर्ज करें वो आपके पास आ रहा है 220 वोल्ट्स, वो कितना आ रहा है 220 वोल्ट्स, वो चाहे आरएमएस या पीक वैल्यू है, अब ये हमारी डिस्कशन नहीं है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये 220 वोल्ट्स टोटल आ रहा है। अब स्टूडेंट्स जो 220 वोल्ट्स है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर भी हो रहा है, इंडक्टर भी हो रहा है, कैपेसिटर भी हो रहा है। अब पांचवी करेक्टरिस्टिक हमें ये कह रही है कि हो सकता है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो टोटल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, यानी वी सी जो है वो ग्रेटर हो जाए 220 से, या वी एल जो है वो ग्रेटर हो जाए 220 से। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, टोटल तो हम 220 दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये उस वक्त मुमकिन होगा, आपको पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों जो हैं ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इंडक्टर जो है उसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और जो कैपेसिटर है इसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसका ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वीसी यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो 220 टोटल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, और ये हर वक्त नहीं होगा, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसको आपने जहन में रखना है कि हो सकता है कि वी सी एंड वी एल may be greater than the total voltage या source voltage। जी स्टूडेंट्स, तो यही पांचवी प्रॉपर्टी है, वी एल एंड वी सी मे बी ग्रेटर देन वी स्टैंड्स फॉर सोर्स वोल्टेज। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे कंफ्यूज यूँ भी हो सकते हैं कि यहाँ पे वी आर क्यों नहीं लिखा गया, वी एल और वी सी क्यों लिखा है। तो मैंने अभी बताया कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन वी आर जो है वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में से नहीं है, वो हमेशा एनर्जी को डेसिपेट करता है, इस वजह से वी आर जो है वो हमेशा लेस देन रहेगा वी से। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ पे आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इसको एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसको एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहा जाता है, मैंने अभी कहा था, आपको बताया था कि एट रेजोनेंस इम्पीडेंस क्या होती है मिनिमम। रेजोनेंस पे इम्पीडेंस क्या होती है स्टूडेंट्स मिनिमम। तो मिनिमम जब इम्पीडेंस होती है तो करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट में से ड्रॉ हो जाता है, एक्सेप्ट करता है सर्किट मैक्सिमम करंट को, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है एक्सेप्टर सर्किट का। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देता है एट रेजोनेंस कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसको एक्सेप्टर सर्किट के तौर पे भी जाना जाता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के तौर पे भी, दोनों रीजंस मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।